टी ऑनलाइन क्लासेस चैनल में स्वागत है। इस चैनल को कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज, RDBMS, DBMS, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हिंदी भाषा में उदाहरण के सहित नॉलेज दिया जाएगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, संतोष कुमार गुप्ता मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके इसे किसी को शेयर करिए, लाइक बटन पर क्लिक करके इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। इससे आपको तुरंत अलर्ट मिलेगा जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे हम लोग पिछले कई दिनों से प्रोग्रामिंग इन सी को पढ़ रहे थे, तो आज का भी जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सी लैंग्वेज ही होगा। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो होगा यूनियन। तो जैसे कल के क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि स्ट्रक्चर जो होता है ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, यानी हमारे द्वारा डिफाइन किया जाता है। और ये स्पेशली रिकॉर्ड कीप करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जब हमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को ग्रुप बनाना हो, एक सिंगल एंटिटी के रूप में यूज करना हो, तो उस वास्ते हम लोग स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो कल मैंने आपको स्ट्रक्चर के संबंधित कुछ प्रोग्राम्स भी दिखाए थे। आज मैं आपको यूनियन के बारे में बताऊंगा। तो यूनियन जो होता है ये जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, यानी यूनियन और स्ट्रक्चर के यूज में, सिंटेक्स में आपको कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। बस फर्क ये होगा कि जहां हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते थे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, वहां हम यूनियन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में बहुत सारे डेटा मेंबरों का ग्रुप बनाते थे, उसी ही तरीके पे, उसी ही तर्ज पे हम लोग यूनियन में भी बहुत सारे डेटा मेंबरों का ग्रुप बनाएंगे। तो हमारा यूनियन और स्ट्रक्चर जस्ट एक जैसा ही होगा, बस दोनों में अंतर ये होता है, समझिएगा बात को। जब आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत बहुत सारे डेटा मेंबरों को आप डिफाइन करते हैं। ऐसे ही यूनियन जब यूज करेंगे तो इसमें भी आप बहुत सारे डेटा मेंबरों को असाइन करेंगे। दोनों में अंतर ये होगा कि स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा मेंबर होते हैं सारे के लिए इंडिविजुअल मेमोरी में जगह मिलता है और सारे मेंबर एक्टिव होते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए। वहीं जो यूनियन होते हैं इनमें भले ही हम एक से अधिक डेटा मेंबरों को पैक करते हैं, कंबाइन करते हैं, मगर आपको इजाज़त मिलेगा एक समय में केवल एक ही मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यूनियन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें लगे कि हमें डेटा तो कई चाहिए, डेटा मेंबर तो कई चाहिए, मगर हमें यूज केवल एक का ही करना है। तो अगर सारे डेटा हम असाइन कर लेंगे तो मेमोरी में उसके लिए उतना जगह आरक्षित होगा, इससे वो जगह का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जो कि यूज हमें एक ही का करना है। तो वहीं जो यूनियन होता है इसका नेचर होता है कि ये केवल एक ही डेटा का जगह लेता है और आप किसी एक डेटा को ही एक्सेस कर पाते हैं। तो यूनियन एक विशेष प्रकार का डेटा टाइप होता है जो सी में प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप को एक सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने के लिए। आप यूनियन के साथ ढेर सारे मेंबर असाइन करेंगे और उनमें वैल्यू आप किसी एक ही मेंबर में रख पाएंगे। इसका बेनिफिट्स ये होता है कि हम सेम मेमोरी लोकेशन के तहत एक से अधिक डेटा के वैल्यू में किसी एक डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इसका बेनिफिट यही है कि आप इसके जरिए मेमोरी लोकेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं, फालतू में कोई जगह हमारे मेमोरी में नहीं आता है। केवल यही इसका एक बड़ा फायदा होता है। तो किसी विशेष परिस्थिति में हम आप यूनियन का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं एक डिफरेंस भी दिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में यही ही अंतर है कि स्ट्रक्चर जो होता है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो आपको अनुमति देता है विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम्स को एक में कंबाइन करने के लिए। और स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं हम लोग रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए।
वही जो यूनियन होगा ये भी एक विशेष प्रकार का डेटा होगा और ये आपको अनुमति देता है भिन्न प्रकार के डेटा टाइप को रखने के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन में। एक ही मेमोरी लोकेशन का मतलब ये हुआ क्योंकि यूनियन में हम एक समय में किसी एक ही डेटा मेंबर का एक्सेस कर पाते हैं, तो इसलिए इसे यहाँ लिखा गया सेम मेमोरी लोकेशन में लिखा गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल, तो अगर आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप बहुत सारे डेटा मेंबरों को रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर बुक कोड के लिए BC वेरिएबल लिया है, कैरेक्टर बुक नेम के लिए 20 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, फ्लोट प्राइस के लिए PR लिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 डेटा मेंबर को असाइन किया। तो जब आप ये डिक्लेरेशन करेंगे तो आपको आपका मेमोरी में 26 बाइट्स का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कैसे 26 बाइट्स का मिलेगा? इंटीजर 2 बाइट का जगह लेता है, फ्लोट 4 बाइट का लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट का लेता है। तो इंटीजर जो BC वाला वेरिएबल है ये 2 बाइट लेगा। कैरेक्टर में चूंकि आपने साइज 20 लिया है तो हर कैरेक्टर के लिए 2 बाइट होता है, तो यहाँ पर 1 बाइट होता है, तो यहाँ 20 बाइट हो जाएगा। और फ्लोट का 4 है, तो तीनों को अगर आप ऐड करो तो आपको 26 बाइट का जगह मिलता है मेमोरी में, और आप तीनों के मेंबरों की वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। वहीं अगर आप यूनियन को देखो तो यूनियन में हम लोगों ने पीछे वाली ही स्थिति को रखा है, बस खाली स्ट्रक्ट को हटा के यूनियन लिख दिया है। तो यूनियन के साथ ये होगा कि आपके 3 डेटा मेंबर होंगे डिक्लेयर, मगर आपको केवल अनुमति मिलेगी कि एक समय में किसी एक डेटा मेंबर में ही आप वैल्यू रख पाएंगे। अब अगर इसके साइज की बात करी जाए तो इंटीजर 2 बाइट लेगा, कैरेक्टर चूंकि 20 साइज का है तो 20 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट लेगा। चूंकि अनुमति किसी एक डेटा मेंबर की होगी और हमें ये नहीं पहले से पता होगा कि हम इंटीजर वैल्यू रखेंगे कैरेक्टर की फ्लोट, तो आपके यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबरों में जिसकी सबसे ज़्यादा जगह होती है मेमोरी की, उतना वो मेमोरी लोकेशन ले लेता है। जैसे कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग 20 बाइट्स होगा तो इसकी जो साइज होगी वो 20 बाइट्स हो जाएगी। अब इस 20 बाइट्स में अब आप बुक कोड इंटीजर रख सकते हो या बुक का नाम भी रखो या प्राइस रखो, 3 में किसी एक का प्रयोग करोगे। तो अगर पिछले वाले स्ट्रक्चर से इस डिक्लेरेशन की तुलना की जाए तो वहाँ हमारे 4 बाइट एक्सेस जा रहे थे, 6 बाइट, वहाँ 26 बाइट लिया था तो 6 बाइट वहाँ हमारे नाजायज जा रहे थे और यहाँ हमारे वो 6 बाइट की जगह बच जा रही है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना होता है जिसमें हम मेंबर तो कई असाइन करेंगे पर हम यूज किसी एक को करना चाहेंगे। ऐसे स्थिति में हम लोग यूनियन का प्रयोग करते हैं। मैं आपके सामने एक यूनियन का छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ और इस प्रोग्राम में मैं फिलहाल ये दिखा रहा हूँ कि आप जब यूनियन का डिक्लेरेशन करते हो तो आपको मेमोरी में जगह कितना मिलता है। तो देखिए एक कीवर्ड होता है हमारे C लैंग्वेज में जिसका नाम होता है साइज ऑफ। तो जो साइज ऑफ कीवर्ड होता है इसके साथ हम लोग ये पता करते हैं कि जो हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका मेमोरी में हमें जगह कितना मिल रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ यूनियन एक ABC नाम का लिया है और यहाँ मैंने इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर करके लिया है। तो इंटीजर के लिए 2 बाइट हुआ, फ्लोट के लिए 4 बाइट हुआ और यहाँ 10 इसकी साइज है तो इसका 10 बाइट हुआ। तो आपके इस यूनियन के लिए जो मेमोरी में जगह मिलेगा वो 10 बाइट का मिलेगा, क्योंकि आप इन 3 में किसी एक को ही एक बार में एक्सेस करेंगे और तीनों में जो सबसे ज़्यादा जगह लेने वाला है वो आपके इस कैरेक्टर स्ट्रिंग का है, इसलिए मेमोरी की साइज आपकी 10 होगी। तो यहाँ मैंने एक इसका यूनियन का वेरिएबल बनाया है जैसे स्ट्रक्चर का बनाया जाता था और यहाँ मैं केवल इसके साइज को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब आप इसको रन करके इसका आउटपुट देखोगे तो आपको रिजल्ट्स के रूप में 10 दिखाई पड़ेगा, चूंकि आपको रिजर्वेशन 10 बाइट का मिला। और अगर इसी ही प्रोग्राम को मैं जल्दी से तब्दील कर लेता हूँ स्ट्रक्चर में, तो जहाँ यूनियन लिखा हुआ था वहाँ आप स्ट्रक्चर लिख दीजिए। तो अब जब इसकी साइज आप देखोगे तो आपको 16 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटीजर और 4 आपका फ्लोट और 10 आपका स्ट्रिंग का हुआ। तो यहाँ 16 बाइट का जगह मिल जाता है। 16 इसलिए मिलता है क्योंकि स्ट्रक्चर में हम
सारे मेंबरों में वैल्यू को एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं, इसलिए सबके लिए एक इंडिविजुअल मेमोरी का हमें स्पेस मिलता है। पर यूनियन में चूंकि हम लोग एक बार में एक ही को करते हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन उस बड़े डेटा टाइप का मिलता है जो साइज ज़्यादा मेमोरी में ले रहा होता है। तो ये तर्क है। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा आता है कि यूनियन और स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस करिए, तो ऐसे स्थिति में आप ये साइज ऑफ वाला एग्जाम्पल देके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है जिसमें मैं ये बताने का कोशिश करता हूँ कि कैसे हम लोग यूनियन का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक इंटीजर वेरिएबल लूँ, एक फ्लोट वेरिएबल लूँ, एक कैरेक्टर वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का लूँ। तो 3 ये वेरिएबल हैं, मगर मैं एक बार में केवल एक की ही वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ और वो वैल्यू इंटीजर की भी हो सकती है, फ्लोट की भी हो सकती है, कैरेक्टर की भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ यूनियन के मदद से इसको डिक्लेयर किया है। चूंकि मैं इन तीनों में किसी एक के ही मेंबर में एक्सेस वैल्यू का करना चाहता हूँ, इनपुट वैल्यू का करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यूनियन लिया। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मेमोरी में हमारा 10 बाइट का ही जगह जाएगा। हम चाहें तो इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं, जहाँ यूनियन लिखा है यहाँ स्ट्रक्चर कर दें और ये पूरा प्रोग्राम नीचे वाला सेम रहेगा। मगर हमारा नुकसान ये होगा कि ये मेमोरी में हमें 16 बाइट का जगह देगा और यूज चूंकि किसी एक का ही होना है तो 6 बाइट्स हमारे मेमोरी में फर्जी जाएंगे। इस वास्ते मैंने यूनियन लिया। अब मैं यहाँ पे पूछाना चाहता हूँ कि भाई आप किस डेटा को इनपुट करना चाहते हो। तो डेटा इनपुट कोई एक का करना है तो एक वेरिएबल मैंने ch का लिया और यहाँ मैंने स्विच लगाया है केस i, यानी अगर आप i वैल्यू इनपुट कर रहे हो दैट मीन्स आपसे वो इंटीजर वैल्यू पूछे। अगर आप f चॉइस दे रहे हो तो आपसे वो फ्लोट वैल्यू पूछे और अगर आप c देते हो तो इसका मतलब आप स्ट्रिंग इनपुट करना चाहते हो, कैरेक्टर्स इनपुट करना चाहते हो, तो वो कैरेक्टर की वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ मैंने 3 केस इसलिए लगाया है चूंकि हम 3 में से किसी एक डेटा को एक्सेस करेंगे इसलिए लगाया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपसे आपका कंपाइलर पूछेगा कि भाई आप किस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो। तो चॉइस के रूप में आप i, f या c को इनपुट करोगे। अगर आपने i इनपुट किया तो इंटीजर वैल्यू पूछ के ब्रेक हो जाएगा, f किया तो फ्लोट पूछ के ब्रेक हो जाएगा, c इनपुट किया तो आपका स्ट्रिंग वैल्यू पूछ के वो ब्रेक हो जाएगा। अब मैं यहाँ नीचे एक अनदर स्विच लगा रहा हूँ। ये स्विच जो है ये प्रिंट के लिए लग रहा है। तो मैं प्लान ये कर रहा था कि जो वैल्यू मैंने इनपुट करा हुआ है वो वैल्यू हमें प्रिंट हो जाए। तो चूंकि हमें पहले से ये नहीं पता है कि वैल्यू इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर में क्या दूंगा, तो ये चॉइस पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ मैंने प्रिंट के लिए भी केस और स्विच की मदद ली है। तो अगर मैंने आई इनपुट किया था तो वो मेरे इनपुट किए इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर देगा और ऐसे यहाँ फ्लोट को और ऐसे यहाँ स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो फिलहाल ये जो प्रोग्राम है ये किसी एक विशेष समस्या को नहीं सॉल्व कर रहा है, केवल एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि यूनियन के मदद से हम कैसे किसी एक मेंबर को एक्सेस करें। प्रोग्राम ये पूरा स्ट्रक्चर से ही बनेगा, बस यूनियन से बनाने का फायदा ये होगा कि हमारा मेमोरी में जो 6 बाइट ज़्यादा रिजर्व होता है स्ट्रक्चर के माध्यम से वो यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ मैं अगर प्रोग्राम रन करूँ तो रन करने पे वो मुझसे पूछ रहा है कि विच डेटा यू वांट टू इंटर। तो याद कर रखिएगा आपको चॉइस के रूप में आई, एफ या सी देना है। तो जैसे मैंने यहाँ सी दे दिया और सी देने के बाद यहाँ मैंने ICIT लिख दिया तो ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट हुआ और यही ही हमें वैल्यू प्रिंट हो गया। तो इस प्रोग्राम को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मैं केवल स्ट्रिंग वाले ही वैल्यू को इनपुट करके प्रिंट कर रहा हूँ। तो इससे हमारा इंटीजर और फ्लोट वाला जो साइज था मेमोरी में वो हमारा बच जाएगा। अब आप चाहें तो इस प्रोग्राम को दोबारा रन करा के आप दूसरा चॉइस दे सकते हो। ऐसे मैंने यहाँ पे चॉइस के रूप में फ्लोट दे दिया, फ्लोट के रूप में मैंने एक वैल्यू इनपुट कर दी तो वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो मैं एक बार में किसी एक डेटा मेंबर को ही एक्सेस करना चाहता हूँ, इस वास्ते मैंने इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया। तो दोस्तों ये एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको यूनियन के बारे में बताया। तो बेसिकली हमारा जो यूनियन है और स्ट्रक्चर, इसका अंतर यही होता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो होता है उसके मेंबर्स जितने होते हैं उन मेंबरों के लिए
एक मेमोरी लोकेशन अलग अलग रिजर्व होता है और आप सारे मेंबरों में वैल्यू स्टोर करो, एक्सेस करो, इसकी अनुमति होती है एक ही समय में। वहीं यूनियन जो होते हैं, इनका नेचर जो होगा कि आप इनके मेंबरों में किसी एक ही मेंबर को एक्सेस या इनपुट कर सकते हो या वैल्यू रख सकते हो, और इसकी जो साइज मेमोरी में होगी वो केवल एक होगी, और उसी सेम मेमोरी लोकेशन में आप किसी एक मेंबर की वैल्यू को प्रयोग में लाओगे। जितने मेंबर होंगे उनमें जिस मेंबर की साइज मेमोरी की ज़्यादा होगी वही ही पूरे यूनियन के डेटा मेंबरों के लिए रिजर्व हो जाएगा और आप उसमें वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको यूनियन बताया। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब पे क्लिक करने पे बेल का आइकन आता है, आप बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका लिंक मुझे शेयर नहीं करना होगा, उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। और दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट पर्सनली ये भी करना चाहता हूँ कि मेरा जब सब्सक्राइब 1000 से अबव हो जाएगा तब मैं लाइव क्लासेस भी ले सकता हूँ। फिर उसके बाद में यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे लाइव जुड़ के कोई क्लासेस का लेक्चर वगैरह ले सकता हूँ। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल को प्रमोट करिए जिससे 1000 सब्सक्राइब हो जाए और मैं आपको लाइव क्लासेस दे सकूं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए फिर नया सब्जेक्ट लेके आऊँगा सी में। संभवतः कल हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो हमारा पॉइंटर होगा। पॉइंटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पॉइंटर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। साथ साथ आप जब पॉइंटर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम लोगों को एरे के साथ यूज करना होगा फंक्शन को। फंक्शन एरे, फंक्शन यूनियन, फंक्शन स्ट्रक्चर और पॉइंटर फंक्शन, फंक्शन एरे, यानी पॉइंटर के बाद पढ़ने के बाद में हम लोग फिर से क्लास में बैक आएंगे और बैक आने के बाद में हम लोग कंबाइन करेंगे ऐसे फंक्शन एरे के साथ, आपका स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन, यूनियन के साथ फंक्शन, पॉइंटर के साथ फंक्शन। तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं आपको पॉइंटर के बारे में नॉलेज दूंगा। तो आज का दिन आपका शुभ।